हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये H1B वीजा जो यूएसए में वीजा मिलता है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई हुई है और ये आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया है। तो हम उसमें पूरा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में आपसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट सबसे पहले देखते हैं कि इश्यू क्या है। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं होवर्ड लिटनिक, उन्होंने कहा है कि H1B वीजा प्रोग्राम जो है वो एक स्कैम है, क्योंकि ये इंडियंस इससे बहुत आराम से माइग्रेट कर सकते हैं। बट बिफोर वी गो डीप इनटू दिस, पहले हम देखेंगे कि H1B वीजा एक्चुअल में है क्या। ओके, तो ये एक यूएस का वर्क वीजा होता है। देखो वीजा कई टाइप के होते हैं, स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा। तो यूएस का एक वर्क वीजा है जो कि वहां की कंपनीज को, एम्प्लॉयर्स को अलाउ करता है कि वो फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सके स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस, यानी कि जिनमें हाई स्किल की जरूरत हो, ऐसी नौकरियों में, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर एटसेट्रा। और एटलीस्ट उनके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीटेक, एमबीबीएस एटसेट्रा। इस वीजा को यूएसए में 1990 में एक एक्ट आया था, इमिग्रेशन एक्ट, उसके अंडर क्रिएट किया गया था, ताकि वहां पे जो स्किल शॉर्टेजेस हैं यूएसए की वर्कफोर्स में, उसको एड्रेस किया जा सके। ये परमानेंट वीजा नहीं होता है, इसकी कुछ ड्यूरेशन और लिमिट्स होती हैं। यानी कि एक बार अगर आपको वीजा मिल गया वहां का H1B वीजा, तो उसकी वैलिडिटी 6 साल तक होती है। ओके, और 6 साल के बाद जो वीजा होल्डर है उसको यूएसए से कम 12 महीने के लिए एग्जिट करना पड़ता है या फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और ये वीजा है अनलिमिटेड इशू नहीं होते हैं, बल्कि 65,000 न्यू वीजाज जो हैं वो हर साल यूएस गवर्नमेंट इशू करती है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप नॉन प्रॉफिट्स में अगर वहां पे जॉब कर रहे हो, किसी एनजीओ वगैरह में, आप वहां यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो वो इस 65,000 के अंडर नहीं आता है। अब हम देखेंगे कि ये वीजा एग्जिस्ट क्यों करता है, मतलब इसका हिस्टोरिकल एंगल क्या है। ओके, तो 1990s में यूएसए में टेक बूम आया था एकदम से, कि आईटी और सॉफ्टवेयर वगैरह इंडस्ट्री में वहां पे बहुत तगड़ा बूम आया था। तो अब क्या हुआ था कि यूएस कंपनीज जो हैं उनके पास स्किल्ड टैलेंट की, स्किल्ड वर्कफोर्स की शॉर्टेज हो गई थी, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर एंड आईटी सेक्टर्स में। तो जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गूगल, amazon एटसेट्रा, इनको चाहिए थे इंजीनियर्स, हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स। तो H1B वीजा जो है उसने अलाउ किया इन फर्म्स को कि ये इंडिया, चाइना या ऐसे कंट्रीज से वर्कर्स को हायर कर सकें और यूएसए में जो शॉर्टेज थी, ओके, इंजीनियर्स की और इन प्रोफेशनल्स की, उसको फिल कर सके। अब एक स्टडी ने हाईलाइट किया है कि H1B वर्कर्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, इनोवेशन इंक्रीज करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर स्टार्टअप्स जो कि यूएसए में बेस्ड हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैवी जो सेक्टर्स हैं उनमें। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि वीजा काम कैसे करता है। तो हमने देखा कि न्यू पेटिशंस जो हैं वो कैप्ड होती हैं 65,000 पे और उनको टाइमली रिन्यू करवाना पड़ता है और उसमें कुछ एक्सेप्शंस एटसेट्रा हैं। बट मेन जो फोकस है, हम देखते हैं कि 25% लोग जिनके पास H1B वीजा है वो साल के 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर यूएसए में कमाते हैं। ओके, और 5% जो हैं वो 1.5 लाख से ऊपर कमाते हैं। बट जो बाकी बचे हुए हैं वो 1 लाख डॉलर से कम कमाते हैं, जो कि यूएस का आईटी मीडियन, यानी कि जो वहां की एवरेज सैलरी 1,06,000 है, उससे कम है। और एम्प्लॉयर्स जो हैं वो H1B वीजा वर्कर्स को स्पॉन्सर करते हैं ग्रीन कार्ड्स के लिए, ताकि उन पे लॉन्ग टर्म वो उनसे काम ले सकें और खुद भी वो उन पे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंट हो जाते हैं।
अब हम वहाँ के अब ये न्यूज़ में क्यों है सबसे पहली बात ये देखते हैं। क्योंकि यूएस की हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ है कि वहाँ का राइट विंग और लेफ्ट विंग जो है ना, राइट विंग इन दोनों ने सेम ओपिनियन जो है वो अपनी कही है H1B वीज़ा के अगेंस्ट। यानी कि राइट विंग भी इसके अगेंस्ट बोल रहा है और लेफ्ट विंग भी अगेंस्ट बोल रहा है। बस रीज़न्स थोड़े से अलग-अलग हैं जो अब हम देखते हैं। पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव्स ऑन H1B वीज़ा। तो पहले हम देखेंगे कि वहाँ का राइट विंग यानी कि जो ट्रम्प की पार्टी और उसके सपोर्टर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि वहाँ का कॉमर्स सेक्रेटरी है जो हार्वर्ड लुटनिक, उसने इसको एक स्कैम कहा है। और लुटनिक का कहना है कि H1B वीज़ा जो है ना, वो अमेरिकन वर्कर्स को डिस्प्लेस कर रहा है और इससे वहाँ की जो कंपनीज़ है, वो फॉरेन वर्कर्स को कम दाम पे, कम सैलरी पे हायर कर पा रहे हैं, जिससे कि अमेरिकन वर्कर्स का नुकसान हो रहा है। और इस पर्सपेक्टिव से उन्होंने कहा है कि ये जो वीज़ा है, ये अमेरिकन लेबर मार्केट को अंडरमाइन कर रहा है, खास करके टेक और इंजीनियरिंग रोल्स में, जहाँ पे कि H1B वर्कर्स जो हैं, वो कंसंट्रेटेड है। अब लिटनिक ने आगे कहा कि कुछ स्टैटिस्टिक्स उन्होंने हाइलाइट किए और उन्होंने कहा कि एवरेज यूएस सैलरी जो है वो $75,000 पर ईयर है और H1B सैलरीज जो हैं वो 66,000 है एनुअली। ओके, सो उन्होंने कहा कि कंपनीज जो हैं वो कम कम सैलरी पे बाहर से वर्कर्स हायर करने के लिए H1B वीजा का यूज कर रहे हैं, जिससे कि यूएस वर्कर्स को नुकसान हो रहा है और वेज अंडरकटिंग हो रही है। नाउ वहाँ की जो मागा है, जो ट्रम्प का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो उनका रेवोल्यूशन है, उसके एक हैं स्टीव बैनन। उन्होंने कहा कि H1B वीज़ास जो हैं वो बिलियनियर्स को बेनिफिट कर रहे हैं और कॉर्पोरेशंस को बेनिफिट कर रहे हैं, बिकॉज़ इससे उनकी लेबर कॉस्ट कम हो रही है, जो कि सही भी है कि देखो यहाँ पे अमेरिकन वर्कर एनुअली $75,000 लेगा और अगर इंडियन वर्कर है तो 66,000 मिलते हैं उसको। तो इससे अमेरिकन वर्कर्स जो हैं उनको जॉब इनसिक्योरिटी हो रही है। फर्दर मागा जो मूवमेंट है, उन्हीं का एक अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है, जिसके अंडर वो नेशनल यानी कि अमेरिकन्स को पहले जॉब में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए और इमिग्रेशन पॉलिसीज का वो इन जनरल अपोज करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं सिटीजन्स को कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के ऊपर। सो दैट्स व्हाई वो H1B वीजा का अपोज कर रहे हैं। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स की और इसको रीवैम्प करने की बात करी है। तो ट्रम्प ने कहा है कि ये जो लॉटरी निकलती है ना H1B की, इसमें अब वो हायर पेड और हायर स्किल्ड एप्लीकेंट्स को फेवर करेंगे इंस्टेड ऑफ करंट सिस्टम, जहां पे कि इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है चीप लेबर के लिए। और ये उनके एक लार्जर एफर्ट का पार्ट है, जहां पे वो डोमेस्टिक जॉब्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि जॉब्स फॉर अमेरिकन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं फॉरेन वर्कर्स पे, खास करके टेक के फील्ड में। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होगी कि ये जो राइट विंग की अप्रोच है वहां पे, जो H1B वीजा को एज अ थ्रेट परसीव करती है अमेरिकन वर्कर्स के अगेंस्ट, इससे वहां पे पॉलिटिकल पॉपुलिज्म फ्यूल होगा और रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन लॉज जो हैं वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी हो सकता है कि H1B वीजा का जो नंबर है वो रिड्यूस हो सकता है, जिससे कि टेक फर्म्स हैं जो यूएसए में, वो जो फॉरेन टैलेंट पे रिलायंट करती हैं, उन पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये तो था वहां के राइट विंग यानी ट्रंप वाली साइड का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम वहां के लेफ्ट विंग यानी कि जो बाइडन था पहले, बाइडन अंकल अपने, उनकी पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और अमेजिंगली वो भी इसको अपोज कर रहे हैं। तो देखते हैं वो क्यों अपोज कर रहे हैं। तो एक लीडर है डेमोक्रेट पार्टी के ही, बर्नी सैंडर्स, जो कि सोशलिस्ट है। तो सैंडर्स कहते हैं कि ये जो है ना, मतलब वो अपना फोकस रखते हैं लेबर राइट्स पे और वेज फेयरनेस पे, ओके, जो कि अच्छी चीजें हैं। तो वो आर्ग्यू करते हैं कि H1B जो है वो कंपनीज को अलाउ करता है कि वो अमेरिकन जॉब्स को, वेल पेइंग अमेरिकन जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं विद लोअर पेड फॉरेन लेबर। आप इसको इस तरह से समझो, जैसे हरियाणा पंजाब है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर की जरूरत होती है। अब अगर वो एग्रीकल्चर लेबर हरियाणा पंजाब से ही हायर की जाए लोकल लोगों से, तो पैसा ज्यादा लेते हैं। बट यहाँ पे जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से जो इमिग्रेंट्स आते हैं, वो लोग सस्ते में काम कर देते हैं। सो सेम वहां पे लॉजिक अप्लाई होता है कि जो इंडिया से, चाइना से, वियतनाम से, इधर से जो लोग जाते हैं वो कम पैसे में काम कर देते हैं, जिससे कि वहां के जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको काम नहीं मिलता, बिकॉज दे डिमांड हायर वेजेस वहां के हिसाब से। अब ये जो इनका बर्नी सैंडर्स का क्रिटिसिज्म है, ये फर्दर एम्फेसाइज करता है कि पावर इम्बैलेंस है, जहां पे फॉरेन वर्कर्स आर ऑफन टाइड टू ए सिंगल एम्प्लॉयर, ओके, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम होती है और वो ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। यानी कि एक मैं गया वहां पे किसी कंपनी में एज अ कोडर काम करने के लिए, अब वही कंपनी मेरा ग्रीन कार्ड भी स्पॉन्सर करेगी, तो मैं उस कंपनी पे डिपेंड हो गया। जैसे सऊदी में कफाला सिस्टम होता है ना, बट ये उतना एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, बट इट
वर्कर्स जो हैं, फॉरेन वर्कर्स, वो एक कंपनी पे डिपेंड हो जाते हैं, ये बर्नी सैंडर्स का कहना है। तो उनके की कंसर्न्स क्या-क्या हैं कि वेज सप्रेशन हो रहा है कि भई बाहर से आप चीपर फॉरेन लेबर ला रहे हो, तो अमेरिका में जो सैलरीज़ हैं, वो नहीं बढ़ रही हैं। जॉब रिप्लेसमेंट हो रहा है कि अमेरिका में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको भी ओवरलुक किया जा रहा है बिकॉज़ कंपनीज़ जो हैं, वो बाहर से सस्ते में वर्कर्स ला पा रहे हैं। और H-1B जो है वो इनोवेशन का टूल नहीं है, बल्कि एक कॉस्ट कटिंग मैकेनिज्म बन चुका है जिससे कि मिडल क्लास हर्ट हो रही है। हमारी नहीं, यूएसए की मिडल क्लास, ऐसा लेफ्टिस्ट्स का मानना है। और देखा जाए तो सही भी है ये वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिनली H-1B का जो पर्पस था वो था बाहर से टैलेंट पूल लेके आना ताकि इनोवेशन बढ़ सके, और अभी इसको एक तरह से एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे कि जो लेफ्ट लीनिंग ऑपोजिशन है, वहाँ की जो डेमोक्रेट्स हैं, वो इकोनॉमिक जस्टिस पे फोकस करेंगे और वर्कर प्रोटेक्शन पे फोकस करेंगे एंड फेयर वेजेस की बात करेंगे, जिससे कि वो रिफॉर्म्स को पुश करेंगे कि हाँ, वहाँ की जो मिनिमम सैलरीज़ हैं, उनको बढ़ाई जाए H-1B वर्कर्स के लिए, ताकि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। बट इससे होगा क्या कि अगर कंपनीज़ को लगेगा कि हम बाहर से बंदा बुलाएँगे, उसको भी उतनी सैलरी देनी है, तो वी शुड हायर अमेरिकन, तो इंडियन जॉब्स पे और चाइनीज़ जॉब्स पे, जो कि अमेरिका में है, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट एक इसका काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जो कि वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं। तो पीपल लाइक इलॉन मस्क, बिल गेट्स और अदर जो टेक लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि H-1B जो है वो क्रूशियल है यूएस में इनोवेशन, स्टार्टअप और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। वो कहते हैं कि बहुत सारे हाईटेक रोल्स जो हैं, खास करके एआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिसर्च में, इनको पूरी तरह स्टाफ नहीं किया जा सकता अमेरिकन वर्कर्स से। और H-1B वीज़ाज़ जो हैं, ये अलाउ करते हैं कंपनीज़ को स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स को बाहर से जल्दी हायर करने का, और जिससे अमेरिका की जो ग्लोबल लीडरशिप है, उसको मेंटेन किया जा सकता है और वहाँ की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को फ्यूल किया जा सकता है। बिकॉज़ लेट्स फेस इट, अमेरिका इज़ वर्ल्ड लीडर only and only because of its technological growth and technological leadership. इकोनॉमिक रीजनिंग देते हुए जो टेक वाले हैं, वो कहते हैं कि जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से लोग आते हैं स्किल्ड, ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटपुट में, नए पेटेंट्स जनरेट करने में और नए स्टार्टअप्स को ग्रो करने में। वो कहते हैं कि स्टडीज शो करती हैं कि कंपनीज जो H-1B वर्कर्स को हायर करती हैं, ऑफन उनमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन पाई जाती है। इनका कहना है कि बिना H-1B वीजा के जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, ये इन जॉब्स को ऑफशोर कर देंगी, यानी अमेरिका से बाहर भेज देंगी एंटायरली, जिससे कि यूएस कंपनीज जो हैं वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर देंगी। सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में टेक लीडर्स आर्ग्यू करते हैं दैट स्लाइटली लोअर वेजेस जो H-1B वर्कर्स को दी जाती हैं, इस ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, बल्कि मार्केट डायनामिक्स और स्किल अवेलेबिलिटी का एक रिफ्लेक्शन है। वर्ड सैलड है, ओके, बट इसका मतलब यही है कि हाँ, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट एक्सप्लॉयटेशन, उसको जस्ट फैंसी वर्ड्स में बोल दिया गया है। मैन बहुत सारे H-1B वर्कर्स जो हैं, वो इवेंचुअली ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं और पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाते हैं यूएस वर्कफोर्स में। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या हो गए कि टेक इंडस्ट्री का जो सपोर्ट है, वो पुश करता है मेंटेन या एक्सपेंड करने को H-1B प्रोग्राम को, और क्योंकि वो एम्फसाइज करते हैं कि स्किल्ड लेबर सप्लाई जरूरी है वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और ये कंपनीज जो हैं, ये कांग्रेस को लॉबी कर सकती है, क्योंकि देखो आखिर में पैसा ही बोलता है, पैसा कंपनीज के पास है, ये पैसा देंगे सेनेटर्स को और वहां के कांग्रेसमैन को, और वहां के H-1B पॉलिसीज को प्रोटेक्ट करेंगे, ओके, ताकि हाईटेक एम्प्लॉयमेंट नीड्स जो हैं वो पूरी की जा सके। अब हम देखेंगे कि आपके इसमें क्वेश्चंस क्या-क्या आ सकते हैं। ओके, तो पहले हम प्रीलिम्स क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रीलिम्स क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H-1B वीजा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो पहली स्टेटमेंट है इसकी, इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीजा दैट अलाउज यूएस कंपनीज टू एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स ऑन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस। द मैक्सिमम स्टे इज 10 ईयर्स। ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। द सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ H-1B वीजा होल्डर्स आर फ्रॉम इंडिया। ओके, तो इसमें 1 एंड 3 हमारा सही है, 2 जो है वो रॉन्ग है, जैसा कि हमने अभी देखा। और इसका एक्सप्लेनेशन है, H-1B वीजा इज अ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन जैसे आईटी इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। मैक्सिमम स्टे 6 साल है, ना कि 10, और 70% H-1B वीजा होल्डर्स जो हैं वो इंडियन हैं। अब क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन एन इमिग्रेंट वीजा एंड अ नॉन इमिग्रेंट वीजा। तो इसमें इमिग्रेंट वीजाज अलाउ परमानेंट रेजिडेंस इन अ कंट्री, व्हाइल नॉन इमिग्रेंट वीजाज आर टेम्परेरी स्टे। ये इसका सही है। और इसकी एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि इमिग्रेंट वीजा होता है आपका ग्रीन कार्ड, और नॉन इमिग्रेंट वीजा होते हैं जैसे आपका H-1B, F-1 स्टूडेंट वीजा, B-1 B-2 टूरिस्ट वीजा, एटसेट्रा, इस तरह के। ओके, तो ये टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट होते हैं।
Okay, next. With reference to H-1B visa, consider the following statement. It is subject to annual cap of 65,000 visas. यहाँ तक ठीक है. With additional 20,000 for those in advanced degrees from US institutions. तो पहला सही है. Certain jobs in universities or non-profit research organizations are exempted. ये भी हमने देखा सही है. The visa was first introduced in US Immigration Act of 1990. ये भी सही है. तो इसकी तीनों सही है. Next है, which of the following types of visas are correctly matched with their purpose? F1 visa, international students, J1 visa, cultural exchange program, Schengen visa जो EU का होता है, travel across EU member states, and B1 B2 visa, business and tourism. तो ये चारों सही से मैच है आपके. And fifth है आपका, consider the following statements. H1B visa holder can directly apply for US citizenship after 5 years of stay. तो क्या ये सही है? No. H1B is an immigrant visa that allows permanent settlement in US. ये भी आपका गलत है, doesn't allow, ये वर्क वीजा है. H1B holders usually depend on employer sponsorship for green card processing. Yes, ये हमने देखा और इसको इसी वजह से इसको exploitative कहा गया है. ओके, मैंने कफाला सिस्टम वाला एग्जांपल दिया था. सो इसका आंसर है बी. तो ये तो थे आपके प्रीलिम्स क्वेश्चंस. अब हम देखेंगे कि मेंस में यहां से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनकी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा. तो पहला है क्वेश्चन 1 जो कि आईआर का आपका हो सकता है. H1B वीजा प्रोग्राम हैज बीन बोथ अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स, के इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी का सोर्स है और एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है इंडिया यूएस रिलेशन में. तो आप इसकी इंट्रोडक्शन में H1B वीजा को इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्किल्ड वर्कर वीजा है यूएस का जिससे कि इंडियंस फायदा उठाते हैं, मतलब इंडियंस यूज करते हैं इसको. अब इसकी बॉडी में आप पहले इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि इंडिया में रेमिटेंसेस आते हैं, स्किल गेन होता है, आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है. ऑब्वियसली वहां पे जाके 6 साल 12 साल कोई काम करके इंडिया आएगा, पैसे लेके भी आएगा, तो यहाँ पे वो अपनी कंपनी खोलेगा या फिर यहाँ पे स्किल स्किल गेन करके आएगा, यहाँ की आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, ग्रोथ होगी. फिर आप इसके इश्यूज बताएंगे कि वेज कंसर्न्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया यूएसए में कि क्यों फ्रिक्शन हो रही है, जॉब रिप्लेसमेंट वाला है और एम्प्लॉयर्स पे जो डिपेंडेंस है वो बनती है. फिर आप पॉलिटिकल डिबेट्स में जाएंगे, जो ऊपर हमने 3 पॉलिटिकल डिबेट देखे, लेफ्ट वर्सेस राइट प्लस टेक वाला जो था इलॉन मस्क और ये था. फिर इसका इम्पैक्ट बताएंगे इंडिया यूएस रिलेशंस पे कि कहाँ कहाँ कॉपरेशन के पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ टेंशन के पॉइंट्स हैं, और फिर इसको फ्यूचर आउटलुक और क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकती हैं उससे इसको कंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन पे कि वीजा रिजीम्स सच एज H1B रिफ्लेक्ट द टेंशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन ऑफ टैलेंट एंड डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स. तो एग्जामिन विद रेफरेंस टू इंडिया एंड यूएस यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, तो H1B जो है वो रिफ्लेक्ट करता है टेंशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड. अब इसका आंसर देखते हैं. पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स कैपिटल एंड इंक्रीजिंगली टैलेंट. फिर बॉडी में आप लिखेंगे कि इन वीजा प्रोग्राम्स के बेनिफिट क्या है, कि इनोवेशन में हेल्प, जो ऊपर इलॉन मस्क वाले पॉइंट थे, स्टार्टअप, क्रॉस बॉर्डर नॉलेज फ्लो, ये सब. फिर यूएस के कंसर्न्स क्या है, कि वेज डिप्रेशन हो रहा है, जॉब लॉस हो रहा है, नेशनलिज्म हो गया, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन को जॉब नहीं मिल रही, ये सब बातें. इंडिया का स्टेक क्या है, कि इंडिया से आईटी एक्सपोर्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग से यहाँ भी आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, माइग्रेशन होता है इंडिया से वहाँ पे, और रेमिटेंसेस मिलते हैं इंडिया को, मतलब वहाँ से लोग जो पैसा भेजते हैं, और सॉफ्ट पावर क्रिएट होती है कि इंडियंस वहाँ जाके फिर इवेंचुअली सेकंड या थर्ड जनरेशन इंडियंस बड़ी पोस्ट पे वहाँ पे पहुंच जाते हैं. इसका बैलेंसिंग एक्ट, मतलब यूएस कंपनीज को टैलेंट चाहिए, पॉलिटिशियंस को अमेरिकन के लिए जॉब चाहिए, तो इसके बीच का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा. वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं फेयर वेजेस रूल, मोबिलिटी पार्टनरशिप, डाइवर्सिफाइड डेस्टिनेशन जैसे कनाडा, यूरोप, यहाँ पे हमें अपना टैलेंट भेजना चाहिए, इस तरह के. फिर क्वेश्चन 3 है आपका सोसाइटी और माइग्रेशन या इकोनॉमी पे. स्किल्ड माइग्रेशन थ्रू वीजा सच एज H1B हैज लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस फॉर बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंट्रीज. सिंपल माइग्रेशन वाला है कि सोर्स पे कैसे इंपैक्ट होता है, डेस्टिनेशन पे कैसे इंपैक्ट होता है. तो पहले स्किल्ड माइग्रेशन को डिफाइन करो कि स्किल्ड लोग जब एक जगह से जॉब की सर्च में दूसरी जगह जाते हैं, दैट स्किल्ड माइग्रेशन. फिर इसका इंपैक्ट ऑन डेस्टिनेशन कंट्री के यूएस का क्या इंपैक्ट होगा, यूएस पे क्या इंपैक्ट होगा, तो वहाँ की स्किल शॉर्टेज जो एड्रेस होगी, वहाँ की इनोवेशन बूस्ट होगी, बट नेगेटिव में वहाँ पे पॉलिटिकल बैकलैश क्रिएट होगा. सोर्स कंट्री यानी इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, रेमिटेंसेस यानी पैसा आएगा वहां से, डायस्पोरा के नेटवर्क्स बनेंगे, सॉफ्ट पावर क्रिएट होगी, बट ब्रेन ड्रेन भी होता है नेगेटिव जो है. सोशल एस्पेक्ट्स में हम मल्टीकल्चरलिज्म, इंटीग्रेशन यानी कि वहां पे जाके लोग वहां की सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसके चैलेंजेस, फैमिली सेपरेशन वाली प्रॉब्लम्स, ये सब इंट्रोड्यूस करेंगे. और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में वेज इफेक्ट्स, आउटसोर्सिंग, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इन सब बातों पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और फिर इसको कंक्लूड कर देंगे. ओके, सो ये था आपका H1B वीजा कंट्रोवर्सी और इसमें इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है.
वीडियो अच्छा लगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।